हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को रंध्र या पर्णरंध्र या स्टोमेटा के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रंध्र पौधों की पत्तियों व अन्य वायवीय भागों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अर्थात पेड़ पौधों की पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और अन्य वायवीय भाग का मतलब हुआ कि पेड़ पौधों के हरे मुलायम तनों की बाह्य त्वचा पर भी छिद्र होते हैं, इन्हें भी रंध्र कहा जाता है। यानी पत्तियों पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और कुछ अन्य जो हरे मुलायम तने होते हैं यहाँ पर भी छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें भी रंध्र कहा जाता है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि रंध्र या स्टोमेटा किसे कहते हैं, तो बताएंगे पौधों की पत्तियों और अन्य हरे मुलायम भागों की बाहरी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहते हैं। चलिए अब रंध्रों के वितरण को बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होते हैं। तो कुल मिलाकर के निर्णय ये निकला कि रंध्र पौधों के सभी हरे, शाकीय और वायवीय भागों पर पाए जाते हैं। सभी जगह के अलावा पत्तियों पर रंध्र की उपस्थिति अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है। यानी सभी जगहों पर तो होते ही हैं, लेकिन जो पत्तियां होती हैं इन पर रंध्र की उपस्थिति आवश्यक भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। यदि पत्तियों में रंध्रों की स्थिति या वितरण को देखा जाए तो ये पत्तियों की निचली तथा ऊपरी दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। जो पत्तियां पृष्ठाधारी होती हैं उनकी निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं, जबकि ऊपरी सतह पर कम रंध्र पाए जाते हैं। यानी ऐसी पत्तियां जो पृष्ठाधारी होती हैं, पृष्ठाधारी पत्तियों की निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं और ऊपरी सतह पर कम रंध्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो पत्तियां समद्विपार्श्व होती हैं, अर्थात समद्विपार्श्व पत्तियों में दोनों सतहों पर बराबर मात्रा में या बराबर संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। यदि आप लोगों को पृष्ठाधारी पत्ती और समद्विपार्श्व पत्तियों के बारे में नहीं पता है तो मेरे चैनल में पत्ती पर वीडियोस अपलोडेड हैं, वहाँ मैंने समद्विपार्श्व क्या होता है और पृष्ठाधारी पत्ती क्या है डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि पृष्ठाधारी पत्तियाँ अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में होती हैं और समद्विपार्श्व पत्तियाँ एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। तो पृष्ठाधारी पत्तियाँ यानी द्विबीजपत्री पौधे और समद्विपार्श्व पत्तियाँ यानी एक बीजपत्री पौधों में होती हैं। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं या पृष्ठाधारी पौधे होते हैं, इनकी पत्तियों की निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर कम रंध्र होते हैं, जबकि समद्विपार्श्व पत्ती में दोनों सतहों पर बराबर मात्रा में बराबर संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। यदि जलीय पौधों को देखा जाए तो जल पर तैरती हुई पत्तियों में रंध्र केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उसमें जो पत्तियां तैरती रहती हैं जल पर, उसकी ऊपरी सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं। मतलब पानी के तल पर तैरने वाली पत्तियों में रंध्र या स्टोमेटा केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, जैसे वाटर लिली में होता है। लेकिन ऐसे पौधे जो जल में डूबे हुए होते हैं, यानी जल में डूबे पौधे, उनकी पत्तियों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जलमग्न पत्तियों में रंध्र नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रिला में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। मरुद्भिदी या जीरोफाइट्स पौधों की पत्तियों में रंध्र कम संख्या में होते हैं, और जो होते भी हैं वो गड्ढों में धंसे रहते हैं। रंध्र की संरचना बताने से पहले आपको एक जानकारी और देते चलें कि साधारणतः द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में रंध्र बिखरे रहते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समांतर कतारों में रंध्र पाए जाते हैं। आपको बता दें कि एक पत्ती पर रंध्रों की संख्या लगभग में 1000 से 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होती है। यानी एक पत्ती में लगभग में है 1000 से 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक संख्या हो सकती है। चलिए अब आप लोगों को रंध्र की संरचना समझा देते हैं। तो प्रत्येक रंध्र दो विशिष्ट आकार और संरचना की कोशिकाओं से बनते हैं। इन कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पर्णरंध्र या रंध्र का निर्माण दो विशेष आकार प्रकार की रक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल्स से होता है। तो इन कोशिकाओं को
द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं अथवा अंग्रेजी में गार्ड सेल्स कहा जाता है। तो चित्र में आपको दिख रहा है द्वार कोशिकाओं का आकार सेम के बीज के समान होता है। तो जो रक्षक कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं होती हैं ये बिल्कुल सेम के बीज जैसी होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के कारण रंध्र छोटे और बड़े होते हैं अथवा खुलते और बंद होते हैं। ये जो द्वार कोशिकाओं के बाहर संरचनाएं आप देख रहे हैं इन्हें सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। यानी ये द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हैं, जबकि बाह्य त्वचा की दूसरी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। यानी द्वार कोशिकाओं को छोड़कर अन्य कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब रंध्र का खुलना तथा बंद होना इस कार्यविधि को समझा देते हैं। यानी रंध्र के खुलने तथा बंद होने की कार्यविधि जान लेते हैं। तो रंध्र हरे वायवीय भागों विशेषकर पत्तियों पर अत्यंत महत्वपूर्ण उपांग होते हैं। ये सामान्यतः दिन के समय खुले व रात्रि के समय बंद रहते हैं। तो रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। कभी कभी तो दिन में भी बंद हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। जब ये द्वार कोशिकाएं स्फीत या टर्जिट होती हैं तो रंध्र खुला रहता है, और जब स्लथ या फ्लैसिड हो जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। अर्थ यह हुआ कि द्वार कोशिकाओं के फूलने और पिचकने पर ही रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया निर्भर होती है। यानी इन्हीं पर रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है। यानी रंध्र जो खुलते हैं बंद होते हैं ये परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होते हैं। परासरण दाब बढ़ने पर आसपास की सहायक कोशिकाओं से परासरण की क्रिया के द्वारा पानी आ जाता है। यानी जब परासरण दाब बढ़ता है तो आसपास की जो सहायक कोशिकाएं होती हैं ये इनके द्वारा पानी अंदर आ जाता है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं या फूल जाती हैं। अर्थात जब परासरण दाब बढ़ता है तो ये जो सहायक कोशिकाएं हैं इनमें परासरण की क्रिया होती है और पानी अंदर आ जाता है, और जब पानी अंदर आ जाता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं या स्फीत हो जाती हैं या टर्जिट हो जाती हैं। आप लोगों ने किशमिश फूलने और अंगूर पिचकने वाला प्रयोग देखा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी होता है। तो जब द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं तो बाहरी भित्ति बाहर की ओर फूल जाती है, जिसके कारण जो भीतरी मोटी भित्ति होती है वो अंदर की ओर धंस जाती है, घुस जाती है। तब रंध्र खुल जाते हैं। अर्थात जब परासरण के द्वारा सहायक कोशिकाओं से पानी अंदर आया तो जो द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति होती है यह बाहर की तरफ फूल जाती है। ऐसा होने पर जो भीतरी मोटी भित्ति है वह द्वार कोशिका के अंदर घुस जाती है, इसीलिए रंध्र खुल जाते हैं। अब जब परासरण दाब कम होता है तो द्वार कोशिकाओं से जल पड़ोसी कोशिकाओं में चला जाता है। तो पड़ोसी कोशिकाओं में चले जाने के कारण ये स्लथ हो जाती हैं। अर्थात जब परासरण दाब बहुत कम होता है तो ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनका पानी पड़ोस में या पड़ोस की कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे दाब कम हो जाता है और रंध्र फिर से अपनी अवस्था में आ जाते हैं, अथवा रंध्र बंद हो जाते हैं, अथवा रंध्र स्लथ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकला कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह से जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। इस प्रकार से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। चलिए अब आप लोगों को रंध्र या स्टोमेटा के कार्य बता देते हैं। तो रंध्रों का प्रमुख कार्य पौधे के बाह्य वातावरण से पौधे के अंदर के वातावरण का संबंध स्थापित करना होता है। अर्थ यह हुआ कि रंध्रों का प्रमुख कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है। तो गैसों के आदान प्रदान में श्वसन के लिए ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। तो एक तो कार्य ये हुआ। दूसरा ये कि प्रकाश संश्लेषण में बिल्कुल इसके उल्टा होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का अंदर आना और ऑक्सीजन या O2 का बाहर निकलना होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जल उत्सर्जन का कार्य भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। तो जल उत्सर्जन का अर्थ हुआ वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान
होता है और साथ ही साथ जलहानि या वाष्पोत्सर्जन भी होती है। तो आशा है आप लोगों को रंध्र या पर्णरंध्र या स्टोमेटा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।